नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प कूटनीतिक रास्ते पर बात करेंगे। वो रास्ता जो भारत अक्सर संयुक्त राष्ट्र में अपनाता है, खासकर जब बड़े अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों पर वोटिंग की बात आती है। हम बात कर रहे हैं भारत की वोटिंग से मतलब दूर रहने की रणनीति की, जिसे कई बार रणनीतिक परहेज या स्ट्रेटेजिक अब्सटेंशन कहते हैं, यानी सोच समझकर वोटिंग से बचना, ताकि किसी एक का सीधा विरोध भी ना हो और अपने हित भी सध जाएं। हमारी आज की चर्चा का आधार है भारत की कूटनीतिक संतुलन कला नाम का एक विश्लेषण, और हमारा मकसद ये समझना है कि भारत ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे की सोच क्या है और दुनिया में भारत की छवि पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए इस कूटनीतिक पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है क्योंकि भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन गया है और इस विश्लेषण में कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे सबसे ताज़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन संघर्ष का। जब यूएन में रूस की आलोचना वाले प्रस्ताव आए तो भारत ने सीधे निंदा करने वाले वोटों से परहेज किया। जी, विश्लेषण यही कहता है कि भारत ने लगातार बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो रवैया है, ये भारत को रूस के साथ अपने पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है, और साथ ही वो पश्चिमी देशों के साथ भी अपनी बढ़ती साझेदारी को संभाल पाता है। ये एक तरह का संतुलन है। हाँ, ये संतुलन तो दिखता है, पर क्या इससे पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों में कोई खिंचाव या तनाव नहीं आता? वो क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, विश्लेषण सीधे तौर पर बड़े तनाव की बात तो नहीं करता, पर हाँ, ये इशारा जरूर है कि पश्चिमी देश, खासकर जब मानवाधिकार या लोकतंत्र जैसे मूल्यों की बात हो, तो वो भारत से ज्यादा खुलकर बोलने की उम्मीद रखते हैं। परहेज करने से उन्हें थोड़ी निराशा तो हो सकती है, भले ही वो खुलकर ना कहें। अच्छा, यही संतुलन वाली बात शायद हमें म्यांमार के मामले में भी दिखती है। वहाँ सैन्य तख्तापलट के बाद मानवाधिकारों पर प्रस्ताव आए थे। हाँ, बिल्कुल। म्यांमार पर भी भारत ने कई प्रस्तावों पर वोटिंग से परहेज किया। और इसके पीछे, जैसा विश्लेषण बताता है, एक बड़ा कारण है म्यांमार का भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए अहम होना। एक्ट ईस्ट नीति, हाँ जी, दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने की नीति। हाँ। और दूसरा, म्यांमार के साथ हमारी लंबी सीमा है, तो वहां स्थिरता और अच्छे संबंध बनाए रखना भारत की अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तो इन सब बातों को देखते हुए भारत ने सीधी आलोचना से बचने की कोशिश की। और फिर एक और शायद सबसे पेचीदा मामला इजराइल फिलिस्तीन का है। भारत तो पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। जी हाँ, ऐतिहासिक रूप से। लेकिन हाल के सालों में खासकर ऐसे प्रस्तावों पर जो इजराइल की बहुत ज्यादा आलोचना करते लगते हैं, भारत ने वोटिंग से परहेज किया है। ये तो एक बड़ा बदलाव सा लगता है। ये एक बहुत ही अहम बदलाव है, और ये दिखाता है कि भारत कैसे अपनी ऐतिहासिक दोस्ती और आज की बदलती रणनीतिक जरूरतों के बीच तालमेल बिठा रहा है। खासकर इजराइल के साथ भारत के रक्षा और तकनीकी संबंध काफी बढ़े हैं। तो यहाँ भी मूल विचार वही है, किसी एक खेमे में पूरी तरह से जाने से बचना, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ काम करने की गुंजाइश बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन हर रणनीति के कुछ जोखिम भी तो होते हैं। विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? क्या सहयोगी देश हमेशा इसे समझते हैं? नहीं, हमेशा नहीं। विश्लेषण ये साफ करता है कि सहयोगी देश, खासकर जब बात मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे अहम मूल्यों की हो, तो वो उम्मीद करते हैं कि भारत एक मजबूत नैतिक पक्ष ले। ऐसे में बार बार परहेज करने से वो निराश हो सकते हैं। लग सकता है कि भारत कन्नी काट रहा है। और इसका असर भारत की वैश्विक छवि पर, क्या इससे भारत की नैतिक आवाज कमजोर पड़ती है, जैसा कुछ लोग कहते हैं? हाँ, ये एक आलोचना है जिसका जिक्र विश्लेषण में भी है। आलोचक कहते हैं कि अगर आप अहम नैतिक सवालों पर स्टैंड लेने से बचते रहेंगे, तो दुनिया में आपका नैतिक नेतृत्व, मतलब वो मॉरल लीडरशिप, वो शायद कमजोर दिख सकती है। सवाल उठता है कि क्या भारत मुश्किल वक्त में सिद्धांतों के लिए खड़ा होगा? और ये सवाल तो भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सीट की दावेदारी से भी जुड़ जाता होगा। बिल्कुल जुड़ता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारत बार बार अहम मुद्दों पर वोटिंग से बचता है, तो ये संदेश जा सकता है कि वो शायद बड़ी वैश्विक जिम्मेदारियों पर कड़ा और साफ रुख अपनाने से हिचकता है, जो स्थायी सदस्यता के लिए ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो विश्लेषण बताता है। समर्थक ये तर्क देते हैं कि भारत की यही रणनीतिक स्वायत्ता, मतलब किसी गुट में न बंधकर अपने फैसले लेने की क्षमता, उसे सुरक्षा परिषद के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद और स्वतंत्र आवाज बनाती है।
कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, बल्कि संतुलन साधने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो ये भी एक तर्क है। तो कुल मिला के अगर हम इस पूरी बातचीत का सार देखें तो भारत की ये रणनीतिक परहेज की नीति एक बहुत सोची समझी कूटनीतिक चाल है। जी हाँ। एक तरह की बैलेंसिंग एक्ट जो शायद आगे भी चलती रह गई, क्योंकि ये भारत को आज की इस उलझी भी दुनिया में, जहां कई ताकतें हैं, किसी एक के पाले में गए बिना सबके साथ रिश्ते साधते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की आजादी देती है। बिल्कुल सही। और भारत अपनी इस स्थिति को, जहां वो किसी सैन्य जोट का हिस्सा नहीं है, अपनी एक ताकत के तौर पर देखता है। ये उसे अलग अलग पक्षों के बीच एक पुल बनाने वाले की भूमिका निभाने का मौका देता है, और खास तौर पर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनने का भी। ये सब समझने के बाद एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या आगे चलकर दुनिया में हालात ऐसे बन सकते हैं, टकराव इतने बढ़ सकते हैं कि भारत के लिए ये बीच का रास्ता, ये परहेज करना नामुमकिन हो जाए और उसे मजबूरन किसी एक पक्ष को खुलकर चुनना ही पड़े? इस पर सोचने की जरूरत है।